नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। चुनावी यात्रा में माहौल क्या है, लगातार हम सुजानगढ़ की जनता से और यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करते हैं और आप तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि सुजानगढ़ में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें माहौल क्या है, जनता का रुख क्या है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर से खिंवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल हैं, जो सुजानगढ़ उपचुनाव में पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। इनसे जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या स्थिति है, किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत। धन्यवाद। काफ़ी दिनों से हम आपको देख रहे हैं, दिन रात आप कठिन मेहनत करते हुए इस सुजानगढ़ की जनता में अपनी एक विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है कि जनता का माहौल क्या है? देखिए, जनता का माहौल तो आप जनता से पूछिए। नहीं, आपने क्या महसूस किया है कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा, जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है राजस्थान के अंदर, वो जनता उनको कैसा समर्थन दे रही है? जो महसूस किया उस हिसाब से ये सुजानगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश का जो आम व्यक्ति जो है वो व्यवस्था परिवर्तन और तीसरे विकल्प की ओर बहुत गहरी आशा भरी नज़रों से देख रहा है। जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से लगातार सुजानगढ़ की जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ की मुख्य हमें 2 समस्याएं देखने को मिली कि एक तो पानी की समस्या, नहीं, बिल्कुल यहाँ मीठे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सड़क की बड़ी समस्या है। बाज़ार के अंदर जाते हैं तो ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। टूटी फूटी सड़कों के साथ यहाँ रहना होता है। और इतने दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे का विकल्प हुआ करती थी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अब जैसे कि भंवरलाल जी मेघवाल का स्वर्गवास होने के बाद उनके बेटे को टिकट दी गई, तो लोगों का कहना है कि सिंपैथी के आधार पे उनका तरफ रुझान हो सकता है, लेकिन विकल्प के तौर पे आपको देखते हैं। तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज पूरे यदि देश का हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से इस देश का आम व्यक्ति जो है वो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से दुखी है। आज 2-3 राज्यों की यदि छोड़ दिया जाए तो सब जगह तीसरे विकल्प लोगों ने चुना है, और उस विकल्प में वो लोग कहीं ना कहीं से उनको सेटिस्फेक्शन भी है कि उनका विकास भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है। अब आप यहाँ देखिए कि बड़ी पार्टियों के पास मुद्दे क्या हैं। एक राम मंदिर का मुद्दा जिसको लेके इन्होंने 50 साल लोगों का शोषण कर लिया। एक दूसरा जो वास्तव में जो देश के अंदर जो समस्या है, अभी जैसे मोदी जी 3 कृषि कानून लेकर आए, किसानों की इन्होंने कमर तोड़ दी। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में था जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा। यदि मोदी जी वास्तव में देश का विकास चाहते थे तो सबसे पहले इतना भारी बहुमत यहाँ की जनता ने, देश की जनता ने मोदी जी को दिया, सबसे बड़े पद पे बिठाया। तो सबसे पहली जिम्मेदारी, मैं व्यक्तिगत मेरे विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि मोदी जी को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पे बिल लाना चाहिए था। किसान तो एक ऐसी कौम है जिसको जब चाहे वो सरकारों से लुटती आई है। देश को आज़ाद हुए 72-73 साल हो गए। किसानों की हालात तो दिन ब दिन स्तर इनका गिरता जा रहा है। सरकारी योजनाओं की जो भी आ रही है उसके अंदर भ्रष्टाचार। यदि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कितनी जीरो टॉलरेंस की बात कर लें, अभी आप देख नहीं रहे कि जिले के कलेक्टर पकड़े जा रहे हैं। वीसी, सीएम की वीसी के अंदर जब जीरो टॉलरेंस पे वीसी चल रही थी, उसमें 2 एसडीएम बाहर आके उस वीसी से और 5-5 लाख की रिश्वत लेके पकड़े गए। तो देश किधर जा रहा है, प्रदेश किधर जा रहा है, हमें विश्लेषण इन बातों पे करना है। सिर्फ सहानुभूति, कई बड़े लोग भी हैं वही जरूर कहेंगे कि सिंपैथी है भंवरलाल जी के साथ। क्यों, किस लिए सिंपैथी है? सिंपैथी किस लिए है? यदि भंवरलाल जी कोई बड़ा विकास का काम या सुजानगढ़ में करा के चले जाते और उसके बाद यदि उनके स्वर्गवास के बाद उनके बेटे को टिकट मिलती तो सिंपैथी भी वाजिब मान लेता हूँ। लेकिन विकास कहाँ है? आप देखिए, शहर की सड़कों के ऊपर आप भी गए होंगे, आज चारों जो फाटक है इसके अंदर जब ये बंद होती है तो लंबे किलोमीटरों तक जाम लग जाता है। अब सुना है कि अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज 2 इन्होंने किए हैं। काफ़ी सालों से यहाँ की जनता मांग कर रही थी कि 3 लगभग ये निकलते हैं रेलवे फाटक हैं जहाँ अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की मांग है। कुछ दिन पहले आचार संहिता से पहले सूबे के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भाई सुजानगढ़ के लिए अंडर ब्रिज और इसकी घोषणा की जाती है। तो क्या उपचुनाव को लेकर ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया? अभी राजस्थान विधानसभा का जब बजट सत्र था तब मुख्यमंत्री जी भी वहीं मौजूद थे। मैंने पूरे आंकड़े वहाँ पेश किए। पिछले साल का जो बजट पेश किया उसके अंदर 70% जो घोषणा है वो आज भी अधूरी है। सिर्फ घोषणाओं से और ब्रिज थोड़ा ही बन जाएगा। ये तो एक वोट लेने का एक वो बन गया, इनका हथकंडा है। लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, जो काफ़ी समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे। मैं तो देखिए, घोषणा करना कोई मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। तो आप घोषणा करो, लेकिन जब कॉलेजों के हालात क्या हैं, आप 50 नए कॉलेज खोल दो, लेकिन जो खुल रहे हैं वो एक कमरे में चल रहे हैं, उनके अंदर लेक्चर नहीं है, पढ़ने के लिए कोई उचित मापदंड नहीं है। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जहाँ आप महाविद्यालय जैसी चीज़ खोल रहे हो, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, लेकिन जो
महाविद्यालय की जो शिक्षा है उस पर आजीविका निर्भर करती है, व्यक्ति का जो पूरा आगे भविष्य जो है उसका निर्माण होता है। उसमें आप ऐसी यदि शिक्षा दोगे, एक एक कमरे के अंदर कॉलेज चल रहे हैं, लोग पता नहीं कितने फर्जी कॉलेजों की डिग्रियां बाहर से ले आते हैं, और जो ये हो रहे हैं भर्तियों के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं आप सारा देख रहे हो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अब ये बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां इनके झांसे में ना आए, और प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि वोट का अपना अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के साथ हमारे सैकड़ों कर्तव्य भी जुड़े हैं कि हमें कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसा हमें जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो राजशाही नहीं चलाए। भंवरलाल जी का मैंने यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से मैं यहाँ हूँ, और मुझे बड़ा ताजुब होता है जब लोग भंवरलाल जी की यहाँ चर्चा करते हैं कि जब उनके घर पे जाते थे तो हमारी पाँव कांपते थे कि वो धक्का मारेंगे, गाड़ी देंगे, पीछे पत्थर फेंकेंगे। वही आज उनके जो समर्थक बने बैठे हैं, जैसे कि पूषाराम गोदारा की बात करें, कोई टाइम उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा करते थे, आज वो उन्हीं के पक्ष में। तो क्या ऐसे चुनाव के समय लोग पक्ष में आ जाना, विपक्ष में आ जाना, ऐसे वोटरों को प्रभावित करता है ऐसी चीज़ें? देखिए, मैं तो जिनका स्वाभिमान नहीं है उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। आपने नाम लिया, मैं इसको उचित भी नहीं मानता। जिनका स्वाभिमान नहीं है ना, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं। और ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि स्वाभिमान ही सब कुछ है इंसान के लिए, और वही खत्म हो गया तो फिर आप वोट कहीं डालो, फिर पशु में व्यक्ति में अंतर क्या रह गया। मैं तो यही मानता हूँ कि जिसको भी आप जनप्रतिनिधि चुनो वो जनता का सेवक होना चाहिए। जनता रात को 12 बजे भी उससे काम पड़े तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मेरे जनप्रतिनिधि के घर जाऊंगा तो उसके दरवाजे रात को 12 बजे भी मेरे लिए खुले रहेंगे। ऐसा जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी जो सीताराम जी हैं, गरीब परिवार से ऊपर आए, संघर्ष भी किया इन्होंने, और ये आम समाज की जो धारणाएं जो है और समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की क्या क्या समस्या हैं उनके भली भांति जानते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आगे आएगा और जनता इनको सेवा करने का मौका देगी तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ के आने वाले समय के लिए उचित रहेगा। एक चीज़, जब हम माहौल क्या है जानने की कोशिश की सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर, तो देखने को मिला कि बीजेपी कांग्रेस के आलाकमान पूरी ताकत झोंक रहे हैं यहाँ पे। आज ही स्मृति ईरानी का दौरा था जो किसी कारणवश नहीं हुआ, वहाँ दूसरे नेता को भेजा गया उनके लिए। वहाँ पे दंगे फसाद जैसी कोई कुर्सियाँ तोड़ी गई उनकी सभाओं में। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता मंत्री यहाँ लगे हुए हैं। वहाँ हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए क्या ये लोग चुनौती बन रहे हैं? मैं तो ऐसी कोई चुनौती इनको नहीं मानता। और हनुमान बेनीवाल रैलियाँ लगे हैं, सभी मंत्री यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन सारा उनके पक्ष में लगा हुआ है। देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक जो है वो अपने आप में हनुमान बेनीवाल है। इन्होंने इस बार ठान ली है कि परिवर्तन हमें करना है, हमें जो तीसरा विकल्प है वो हमें चुनना है। इसलिए बड़ी रैलियों की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। वैसे अभी आपको बता भी देंगे, 1-2 दिन बाद हमारे भी कार्यक्रम जारी होंगे। 1-2 बड़ी रैली हमारी भी, हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी अभी साड़ा और राजसमंद का प्रचार कर रहे हैं। हमारी देखो नई पार्टी है, लेकिन युवाओं का और किसानों का जो जोश है, 36 कौम के लोगों का जो प्यार प्रेम है, कि वो प्रत्येक व्यक्ति तन मन और धन से सहयोग करके, और ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर एक नया तीसरा विकल्प आए जिससे व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन हो। क्योंकि आज व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा गई है देश का, और खासकर राजस्थान का जो ढांचा है, आज क्राइम के अंदर प्रदेश कहाँ चला गया, आज शिक्षा का स्तर क्या रह गया, भर्तियों के क्या हो रहा है। आप देखिए आरपीएससी जिसकी बहुत बड़ी साख हिंदुस्तान में हुआ करती थी, उसका चेयरमैन अपनी बेटी को के लिए पेपर आउट कराता है। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, ये सब सोचने की हम सब की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति, और मैं आपको से भी निवेदन ये करूँगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हो, तो निश्चित रूप से एक पारदर्शी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पारदर्शिता का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं गौण होता नजर आ रहा है, और उसका खामियाजा जो है वो समाज के अंतिम छोर पे बैठे आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका भी आप ढंग से इस्तेमाल करें, और हर वो काम आप करें जिससे आपके बेटे और पोतों का भविष्य सुरक्षित हो। जैसे नेता जो है वो अपने बेटे और पोते का भविष्य सुरक्षित देखना चाहता है, तो अब हमारा भी ये दायित्व बन गया कि हम भी अपने बेटे और पोते का भविष्य सुरक्षित देखें। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है सुजानगढ़ से भाई सीताराम जी नायक, उनको भारी मतों से 17 तारीख को जो चुनाव है तो बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट देखें और इनको विजय बनाएं। अभी हम जब गाँव से आए थे, सुजानगढ़ के मार्केट में घूम के आए हैं, कई लोगों से बात की है। उनमें से कई लोगों का ये कहना है कि सत्ता में अगर भागीदारी हो तो वो सुजानगढ़ के लिए अच्छा हो, और फिलहाल सत्ता राजस्थान में कांग्रेस की है। तो एक तरफ जो रुझान कांग्रेस के लिए इस तरह का बना हुआ है, तो वो वोटरों में आप कैसे दूर कर पाएंगे कि भाई हमारे प्रत्याशी अगर जीत के गए तो विधानसभा में इतना काम लेकर आएंगे या उन मुद्दों पर वो बोलेंगे वहाँ पे? देखिए, विकास करवाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है।
कोई ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आपको सत्ता में हो तभी विकास हो। आपसे मैं निवेदन करूंगा और मैं आपको आमंत्रण भी दे रहा हूं कि आप क्यों सर विधानसभा में कभी आओ। अभी जो सबसे बड़ा जो रोड्स का जो बजट है 100 करोड़ का, अभी क्यों सर विधानसभा के लिए आवंटित हुआ। वो देखा तभी मैंने आपसे सवाल किया कि इन यहाँ के मतदाताओं को आप कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे भरोसे में लेंगे। वो सब कन्विंस है, वो समझते हैं इन सब बातों को। क्या आप अपना रोल मॉडल जो फ्यूचर में हम तो कहते ही हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक युवा और आज का जो आम नागरिक है ना वो जुड़ा हुआ है, वो देख भी रहा है कि प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और सुजानगढ़ की जो स्थिति है, यदि सिर्फ सत्ता में रहने से ही कुछ भला होता तो यहाँ तो हमेशा सत्ता में ये दोनों जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं ये बारी बारी से मंत्री भी रहे। और मैं तो कह रहा हूँ यदि दृढ़ इच्छा शक्ति काम करने की हो ना तो 5 साल का जो मंत्री का पद होता है, 5 साल का जो कार्यकाल होता है, उसमें भी आप अपने क्षेत्र की काया पलट सकते हो। तो इनको 50-50 साल हो गए सत्ता के अंदर, इनकी काम करने की नीति जब नहीं होगी तो आप चाहे सत्ता में रहो चाहे विपक्ष में रहो, क्या फ़र्क पड़ना है। और हम लोगों को यही एक संदेश दे रहे हैं क्या, चूँकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तीसरा विकल्प बन के आया है, ये चुनाव यदि कांग्रेस हार भी जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और जीत भी जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और नहीं ये फ़र्क कांग्रेस के और बीजेपी के पड़ना है। यदि यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी यदि जीतता है तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका घमंड भी चूर होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो राज्य की सरकार हो। इनका जब घमंड चूर होगा तो निश्चित रूप से इनको जनता की याद भी आएगी, और जनता का विकास का जो एक सपना इन्होंने जो झूठा दिखाया था उसके ऊपर कहीं ना कहीं इनको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप बताया कि जनता इनको जवाब देगी वोटों अपने वोटों को लेकर। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से आपकी पार्टी उसके समर्थन में रही है। आप शाहजहाँपुर बॉर्डर पे गए हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, रैलियां की हैं किसान आंदोलन को लेकर। कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम उनके समर्थन में हैं, लेकिन लोगों का सवाल है कि कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में बनने जा रही थी तब राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ी हो जाएगी। तो अब फिलहाल इस किसान के मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता का रुझान क्या है, किस तरह देखते हैं कांग्रेस को और किस तरह देखते हैं भाजपा को? देखिए रुझान तो 2 मई को पता लगेगा क्या है, वो आप भी देखोगे, पूरा देश ही देखेगा। जब 2 मई को यहाँ की ईवीएम खुलेगी ना तब पता चलेगा कि लोगों का रुझान क्या है। लोगों के अंदर भारी गुस्सा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति लोगों में भारी गुस्सा है, और वो गुस्सा जो है वो लोग बोतल के चुनाव चिन्ह पे अपना वोट देके और इजहार करेंगे उस गुस्से का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से बोल हिंदुस्तान को समय दिया। इंदिरा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को लेकर राजस्थान की सत्ता अक्सर सवालों के घेरों में खड़ी रहती है। आपने सुजानगढ़ में जनता के बीच गए, यहाँ देखा, क्या समस्याएं देखी है, जो अहम समस्याएं जो आपके मुद्दे होने चाहिए, जो आपके घोषणा पत्र में होने चाहिए सुजानगढ़ की जनता की? देखिए सुजानगढ़ की एक ही मांग है महिला की कि हमारा विधानसभा में पानी की बहुत कमी है, क्योंकि महिला बहुत ज़रूरी, पानी की कमी बहुत ज़रूरी है। तो आपके विधानसभा में सरकार में पहले भी एमएलए भी है और आपके मंत्री भी है, तो ये कमियाँ पूरी नहीं सरकार हूँ तो और ही आप लोग, आपके विधानसभा के लोग आस रख के विधानसभा में अपने सत्ता में रहे तो आप लोगों का काम है। तो आज तक आपकी विधानसभा में 20-25 दिन तो मने ही घूमती ने, आज तक कोई विकास नहीं देखियो। और हनुमान जी बेनीवाल साहब है, एक ही मुद्दा है कि जो भी काम की कोई गारंटी लेना वो काम आपने कर दिखावे, और जनता के सामने हमेशा गेट का दरवाज़ा खुला रहे, यही नीति है हनुमान जी बेनीवाल। अगर सत्ता में अगर कोई नहीं हो, आप फिलहाल विधायक हैं, नारायण जी भाई साहब विधायक हैं, अगर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं हो तो काम सरकार से काम करवाना कितना मुश्किल है, कितना संघर्षशील होता है? अगर आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, फिर आपके विधायक की संख्या 4 हो जाएगी, तो कितना मुश्किल होता है वहाँ से काम करवाना? मुश्किल नहीं है ना, हनुमान जी का नाम ले तो काम होता है हमारा। ऐसे काम होता है वहाँ पर? सरकार में काम नहीं होता जितना हमारा काम होता है। मेरे विधानसभा की बात कर रही हूँ, सत्ता में है ना, वे विधायक ही नहीं काम करवाए जितने हनुमान जी के विधायक काम करवा रहे हैं अभी। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं का रुझान राजनीति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या देखते हैं यहाँ की महिलाओं का रुझान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ है? यहाँ के महिलाओं के जो समस्याएं हैं वो आपसे अवगत कराती हैं कि हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? समस्या एक ही है महिला के, पानी की और सड़क की। तो महिला एक ही खुश है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब यहाँ आए और उनका जो भी प्रतिनिधि है जीत के जाए विधानसभा में और हमारे जनता का भला हो। बोल हिंदुस्तान को आपने समय दिया, आपके लिए और ये सिद्धांत विधायक इनसे भी एक बात करते हैं जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, इनसे बातचीत करते हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, सबसे पहले जनता के लिए अगर आपको जनता ने चुना, आपको मतदान दिया और आपको विधानसभा तक पहुँचाया, तो पहला कौन सा काम होगा जो आप सुजानगढ़ की जनता के लिए करना चाहेंगे? ऐसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि सबसे पहले पहला सुख मारवाड़ी में कहा हुआ था, पहला सुख निरोगी का है, और निरोगी तंदुरुस्त का तभी रहती है
तब पानी शुद्ध मिलता है। तो सबसे प्रथम सर्वोपरि पानी की व्यवस्था होगी। और सेकंड हमारी व्यवस्था ये होगी कि यहाँ सुजानगढ़ में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ट्रॉमा सेंटर काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। नहीं, मांग तो चल रही है, पर हम जो चुनाव जनता हमें जिता करके भेजेगी तो ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ट्रॉमा के बिना ये हमारे जो बीमार पीड़ित लोग हैं उनको व्यवस्था नहीं है तो मर भी जाते हैं। अब आप ग्राउंड में जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं आपके गाँव में, ढाणियों में, वहाँ की जनता के आप रुझान देख रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी टक्कर में कौन है और माहौल क्या कहता है? क्या आपको कितने वोटों से लगभग अंतराल रहेगा? ऐसा है, वोटों का अंतराल तो 2 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तब पता चल जाएगा। बाकी सभी समाजों के लोग हैं, उनका मुझे 3600 कौमों का साथ मिल रहा है और सब बदलाव चाहते हैं और चुनाव जीतने की और हम बढ़ रहे हैं अग्रेसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आखिरी सवाल नारायण जी से पूछना चाहूँगा, यहाँ की जनता काफ़ी समय से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग कर रही है, उसके ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस मुद्दे के ऊपर कितना एक्टिव है? क्या जनता के साथ है जो सुजानगढ़ को एक अलग जिला बनाने के? देखिए, बिल्कुल हमारे जो सुप्रीमो जब आए तब वो ये वादा भी करके गए कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो रियासत काल में भी सुजानगढ़ जिला था पहले। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वैसे भी ये जितनी भी इकाइयाँ, चाहे जिला हो चाहे तहसील हो, आज यदि कई विधानसभा, जैसे मेरे विधानसभा की मैं बात करूं तो हनुमान जी बेनीवाल को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए जब परिसीमन जब सरकार ने किया तब 150 पौने 200 किलोमीटर लंबी हमारी विधानसभा है। एक विधानसभा ऐसी है जो 30 किलोमीटर के अंदर सिमट के रह गई। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं जो ये आपस में असंतुलन जो है, हम इस चीज़ के पक्ष में है कि ज़िले भी छोटे छोटे बनने चाहिए ताकि लोगों को भी राहत मिले। और जो मॉनिटरिंग जो अफसर जो कर रहा है वो एक डेमोग्राफिकली यदि बड़ा इलाका होता है तो उसमें वो ढंग से उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाता। तो ज़िले भी छोटे होने चाहिए, हम इसकी भी मांग करते हैं। जो सुजानगढ़ जो है इसको ज़िले की मान्यता मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम सवालों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नारायण जी बेनीवाल और इंदिरा जी बावरिया और सीताराम जी नायक जो इनके उम्मीदवार हैं वो हैं। माहौल क्या है सुजानगढ़ में उपचुनाव का, लगातार जारी है हमारी कवरेज। दिखाते रहेंगे कि जनता क्या चाहती है और यहाँ के उम्मीदवार हैं वो किन वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप लगातार बोल हिंदुस्तान के साथ बने रहें। मैं अजय कुमार, नमस्कार।